जैसा कि आप टाइटल में देख चुके हैं, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज है आपका, आज से स्टार्ट हो रहा है। मैं आज से आपका रिसर्च एप्टीट्यूड भी पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ टीचिंग पे आपके एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करूंगी। तो हे एवरीवन, दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या वत्स, वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एकेडमिक पेनेशिया, जहां मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन, और इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कंप्लीट गाइडलाइन। तो ऐसे ही वीडियोस लेक्चर पाने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बेस्ड ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। तो देखिए किस तरह से अभी जो ये सीरीज़ है ये मेरा काफ़ी लंबा चलेगा, तो अभी आज मैं काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन से शुरू कर रही हूँ। आज की सीरीज़ में हम 10 क्वेश्चन आपसे लगभग डिस्कस करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम इसे नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करेंगे जैसा आपका फीडबैक मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, टू गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस, सिलेबस से इंफॉर्मेशन देना ये ऑब्जेक्टिव होता है, बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा क्या है, टू डिक्टेट नोट्स टू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को नोट्स के लिए डिक्टेट करना, उन्हें नोट्स लिखवा देना, ये होता है, नहीं होता है। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि आप सिर्फ नोट्स आके बैठ के छपवा दीजिए और बच्चा छाप ले, ये बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट, ये हो सकता है, ये होगा। लास्ट वाला देख लेते हैं तब हम अपना आंसर बताएंगे। अभी फिलहाल 3 में मुझे सी सही लग रहा है। देन नेक्स्ट है आपका टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, सिर्फ एग्जाम पास कराने के लिए आपको टीचिंग नहीं कराई जाती है, ये आपका लॉन्ग टर्म एक लर्निंग होता है। तो अभी यहाँ सारे ऑप्शंस देख के मुझे सी सही लग रहा है। ठीक है, आंसर देखते हैं, सी आंसर आया है आपका। ठीक है, टीचिंग का मेन मोटो क्या होता है, बच्चों की थिंकिंग पावर को डेवलप करना। आप हमेशा आंसर तब देंगे जैसा आपके पास ऑप्शंस होगा, उसके आधार पे ही आप अपना आंसर देंगे जैसे आपके पास ऑप्शंस होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू concrete thinking represent which of the following characteristics of an adolescent learner। एडोलेसेंट क्या होता है, जो यंग एजर टीन होते हैं, ठीक है, उनमें अमूर्त से ठोस सोच यानी इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी की ओर जाने के लिए क्या क्या इसमें कैसे डेवलपमेंट दिखाता है कि बच्चा अब इमेच्योर से मेच्योरिटी की ओर जा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की ओर जा रहा है, अमूर्त से ठोस की ओर जा रहा है। उसके लिए क्या जरूरी है यहाँ, मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये तीनों नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बच्चा जब एक मेच्योर माइंड डेवलप हो रहा है तो उसमें क्या जरूरी होगा, ये कब शो होगा कि उस टीन में अब सोचने समझने की एक मेच्योर माइंड डेवलप हो रहा है, ये कब पता चलेगा, जब आप उसका बौद्धिक विकास होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर देखते हैं, फोर्थ है। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका एटीट्यूड ऑफ अ टीचर दैट अफेक्ट टीचिंग रेफर्स टू। टीचर का ये हिंदी में क्या है, शिक्षक का रवैया जो शिक्षण को प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होगा आपके रवैया, फीलिंग, इमोशंस, ये सब जहाँ बात आए वहाँ आपका क्या हो जाता है, अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, जहाँ पे आपके फीलिंग इमोशंस से रिलेटेड बात आ गया कि टीचर का वो कौन सा एटीट्यूड है, एटीट्यूड मीन्स वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ परसीविंग, वे ऑफ व्यूइंग, ये आपका टीचर का कैसा है वो किस पे डिपेंड करेगा, अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, कॉग्निटिव में क्या होता है, कॉग्निटिव में आपके माइंड से जो भी एक्शन और माइंड, आपका माइंड, यहाँ पे क्या है आपके इमोशंस, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, एटीट्यूड, ये सारा कुछ। और साइकोमोटर में क्या है आपके एक्शन से रिलेटेड। और कोनेटिव ये कोई डोमेन होता ही नहीं है। ठीक है, ब्लूम बेंजामिन ने ये 3 बताए हैं, कॉग्निटिव फर्स्ट नंबर पे बताया है, सेकंड पे आपका अफेक्टिव डोमेन बताया और थर्ड पे आपका साइकोमोटर बताया है। संज्ञानात्मक डोमेन जो होता है ये आपके दिमाग से रिलेटेड होता है, इच्छा शक्ति ये कोई डोमेन ही नहीं होता है। और जो सेकंड डोमेन होता है प्रभावी डोमेन, ये आपके इमोशन
इमोशन से रिलेटेड होता है, आपके फीलिंग से रिलेटेड होता है, और लास्ट जो है साइकोमोटर डोमेन, ये आपका एक्शंस, आपकी क्रिया प्रक्रिया से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर मेरे ख्याल से अफेक्टिव डोमेन हो जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं, अफेक्टिव डोमेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रक्शनल सिनेरियो वेयर अ लर्नर इज प्लेस्ड इन द वर्ल्ड डिनाइड बाय अ टीचर। वो कौन सा ऐसा ये आपके टीचिंग मेथड है जहाँ पे टीचर बच्चों को एक बद्ध दुनिया में रख के उन्हें चीज़ों को सिखाता है। याद करिए जब टीचिंग मेथड मैंने पढ़ाया था। अच्छा चलिए ऑप्शन सही समझते हैं। सिमुलेशन, सिमुलेशन में क्या होता है, उन्हें एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है, कुछ उस तरह का रिहर्सल कराया जाता है इस सिमुलेशन में। डेमोन्स्ट्रेशन, उन्हें बस चीज़ें दिखा दी जाती हैं। केस स्टडी, उन्हें एक केस देके उस पर स्टडी करा दिया जाता है। असाइनमेंट, उन्हें इस टॉपिक पे कुछ काम करने दिया जाता है। तो ये तीनों नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है, वो कौन सा लर्निंग मेथड है जहाँ टीचर बच्चों को एक अलग दुनिया में, एक बंद दुनिया में रख के उन्हें चीज़ों को सिखाता है। सिमुलेशन, जहाँ मैंने बात किया था कि आपके पायलट्स को कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, आपके होस्टेजेस को कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, आपके एस्ट्रोनॉट्स को कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, वो सारा कुछ आपके सिमुलेशन में आता है। ओके, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, सिमुलेशन। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग। अब देखिए इसमें क्या देखा जाएगा, हमेशा जो आपके ऑप्शंस दिए हैं और उसके कॉम्बिनेशन, तो सब में आप कंपेयर करोगे और तब बताओगे आपका बेस्ट मेथड क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, लेक्चर एंड डिक्टेशन, नहीं, ये आपका बेस्ट मेथड नहीं हो सकता है। इसमें दोनों तरफ से टू वे कम्युनिकेशन, टू वे इंगेजमेंट यहाँ मिसिंग होगा। सेमिनार एंड प्रोजेक्ट, यहाँ प्रोजेक्ट एक मतलब प्लस पॉइंट है और सेमिनार में आपके रिसर्च वर्क को प्रमोट किया जाता है। सेमिनार एंड डिक्टेशन, ये कॉम्बिनेशन की वजह से ये आपका क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। डिक्टेशन हायर एजुकेशन में नहीं, डिक्टेशन एंड असाइनमेंट, ये डिक्टेशन जहाँ भी आ गया कट। तो यहाँ कौन सा सही होगा, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के कुछ ऑब्जेक्टिविटी होता है जिसको कि मैंने आपको टीचिंग इवैल्यूएशन वाले में बताया था कि वहाँ पे आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उसमें आपके टीचिंग जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जी हाँ होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए। अच्छा पहले नेक्स्ट देख लें, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। नो यूज़ ऑफ वेग वर्ड्स को नहीं यूज़ करना होता है, जार्गन्स को नहीं यूज़ करना होता है, इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स को यूज़ करना होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपके क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नो यूज़ ऑफ वेग वर्ड्स, तो ये तो सही हो गया, वहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए जार्गन और वेग वर्ड, हमेशा इजी वर्ड्स को यूज़। तो देखिए यहाँ पे गुड क्वेश्चन पेपर के कौन से फीचर नहीं हैं, तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टू द पॉइंट आपको आंसर ऐसा हो क्वेश्चन तो आपका बेस्ट माना जाता है। रिलायबल होना चाहिए, उससे आपको प्रॉपर जज किया जा सके, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये कट हो जाएगा, ठीक है। देन हाँ इसका आंसर भी आपका सब्जेक्टिव है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, टीचर यूज़ टीचिंग एड फॉर। टीचिंग एड्स पे अभी मेरा लेक्चर बचा है, वो मैं आपको बाद में दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपके रिसर्च यूनिट को शुरू करूंगी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे आपके टीचिंग एड में, इससे आप एक जनरल क्वेश्चन आप समझ जाओगे। टीचिंग एड माने टीचिंग को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए वो कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो टीचर को यूज़ करने चाहिए। तो यहाँ पे टीचिंग एड्स को क्यों यूज़ करता है टीचर, आपका क्वेश्चन ये है। टीचर यूजेस टीचिंग एड फॉर, टीचर टीचिंग यूज एड्स को या टीचिंग शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों करता है। मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग, टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, स्टूडेंट को अटेंटिव बनाने के लिए, मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, बच्चों के समझ को बढ़ाने के लिए, उनके समझ तक पहुंचाने के लिए, द सेक ऑफ इट्स यूज़, या तो फिर
इसके बस उन्हें एक यूज़ करना है इसलिए करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, बच्चों को जब बच्चों के लेवल तक पहुंचेगा तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, अटेंटिव भी हो जाएगा बच्चा। तो आप जब चारों ऑप्शंस को कंपेयर करोगे तो आप समझ जाओगे ना ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर क्या है इसका? आंसर है आपका थर्ड। ओके, देन नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से क्या पता चलता है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी नैदानिक आपका मूल्यांकन, इससे क्या पता चलता है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता था? इसमें आपको टू द पॉइंट, जैसे फॉर्मेटिव में समेटिव क्या था? समेटिव इवैल्यूएशन एट द एंड आपका किया जाता था, ठीक है। फॉर्मेटिव क्या है? फॉर्म के टाइम ही आपको टाइम टू टाइम आपको इम्प्रूवमेंट बताया जाता था। और डायग्नोस्टिक में क्या था? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, ज़्यादा फोकस करने को और वहाँ पे लर्निंग डिफ़िकल्टी को फाइंड आउट करके उसे इम्प्रूव करने की बात की जाती थी। ध्यान रखिएगा, डायग्नोस्टिक जब भी आएगा तो वहाँ किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को जहाँ पे लर्निंग डिफ़िकल्टी हो रही है उससे शॉर्ट आउट करना, उसकी कमियों को दूर करना। तो यहाँ पे क्या आपके ऑप्शंस दिए हैं? स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। स्टूडेंट के शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन, नैदानिक मूल्यांकन का ये पार्ट आपका नहीं होगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा। देन सेकेंड है कॉजेस एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। ये क्या है आपका? इंस्ट्रक्शंस के दौरान ही कारण और उसके उपचार को खोजना और उसमें सुधार करना, ये होगा नैदानिक में आपके, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ये आपका होगा। देन थर्ड है आपका डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट द एंड। एट द एंड आपका समेटिव में होता है तो ये भी नहीं होगा। लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ये आपका फॉर्मेटिव में होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। थोड़ा आप रैशनल हो गए और प्रीवियस वीडियोस को देख के जब आप करोगे तो आप खुद ही सारा कर लोगे। अभी मैंने लेवल आपका बहुत लो रखा है, धीरे धीरे से इंक्रीज करूँगी। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? 2। चलिए आंसर देखते हैं सेकेंड। देन 9th क्वेश्चन है आपका, इंस्ट्रक्शनल एड आर यूज्ड बाय द टीचर टू। ये इंस्ट्रक्शनल एड्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? तो क्यों किए जाते हैं? देखिए ऑप्शंस क्या है। अट्रैक्ट द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, ग्लोरीफाई द क्लास और इंश्योर डिसिप्लिन। तो टीचिंग एड, इंस्ट्रक्शनल एड्स क्यों यूज़ किया जाता है? क्यों बच्चों को पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है? ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट के लिए, बच्चों को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे अच्छे से समझने के लिए उन्हें पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। तो इसका आंसर सेकंड होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं सेकंड। ओके, अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें क्या है? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू। किस मेथड से आपके बच्चे सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटिव हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा उनका भागीदारी बना रहेगा, किस मेथड के थ्रू ये हो सकता है? तो इसमें क्या है? लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड हमने पहले ही बोला ये वन वे हो जाता है, इसमें सिर्फ टीचर बोलता है, बच्चों का फीडबैक नहीं मिल पाता है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव मेथड को ना डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं, इसे और भी बहुत नामों से जानते हैं, अननोन टू नोन, पर्टिकुलर टू जनरल। इस पर एक इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग पे एक पूरा मैं लेक्चर बनाऊंगी। अभी पहले आपका रिसर्च टॉपिक शुरू करूंगी और उसके बाद आपके ये जो टीचिंग में अभी कुछ छूटे हुए बहुत सारे पॉइंट हैं उसे फिर मैं लेके आऊँगी। देन थर्ड है आपका टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक मेथड बिल्कुल नहीं होगा, इंडक्टिव भी नहीं होगा, लेक्चर भी नहीं होगा। लास्ट क्या बच रहा है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। कई बारी बच्चों को ज़्यादा पार्टिसिपेटिव बनाने के लिए आप चीज़ों को, जैसे प्रैक्टिकल क्लास में क्या होता है, पहले टीचर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता है तो वो आपको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, आपको लाइफ टाइम याद रहता है जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकल करके सीख लेते हो। तो यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि आपका ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर 4th है, ठीक है। तो ये आज हमारे 10 क्वेश्चंस थे। अब मुझे आपके प्रीशियस फीडबैक की ज़रूरत है, आप जैसे फीडबैक देंगे वैसे ही मैं आगे इस पे वर्क करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने प्रीशियस फीडबैक शेयर कीजिएगा। और